पढ़ते हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टेटमेंट ही बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा। मैं तो बोलता हूं यार ये नेचर का लॉ है, जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो डब्बा गुल। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो हम जब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई एक वॉल है, लेट्स सपोज ये वॉल है, इसके ऊपर आपने कोई एक बॉल फेंक के मारा। ठीक है, ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो बॉल यहां पर टकराएगा और अगर वो बाउंस बैक कर गया तो इसका मतलब क्या है, जो एक्शन बॉल ने वॉल पर की वही एक्शन वॉल ने बॉल पर की। बॉल ने वॉल पर, वॉल ने बॉल पर। ठीक है, बढ़िया राइम हो रहा है ना। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि जब बॉल वापस आया तो ये क्या था, रिएक्शन था। और ये जब अंदर इधर स्ट्राइक हुआ ये क्या था, एक्शन था। ठीक है, तो रोज लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लॉ हम कहां इस्तेमाल करते हैं? एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल क्या है? स्विमिंग करते हो आप, स्विमिंग में पानी को पीछे पुश करते हो इसलिए बॉडी आप आगे जाते हैं, तो एक्शन रिएक्शन है वहां पे। आपने पानी पे फोर्स लगाया, पानी ने आप पे फोर्स लगाया। वॉकिंग, ये भी बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन है। यहां पर आप पैर से जमीन को पीछे धक्का देते हो, एक्शन देते हो, और जमीन आपको रिएक्शन देती है, इसलिए आप आगे चलते हो। ठीक है, फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल तो रॉकेट का है, जो आसमान में उड़ जाता है रॉकेट। तो यहां से गैस, प्रोपेलेंट फ्यूल बाहर निकलता है और रॉकेट आसमान में जाता है। हमने दिवाली में तो बहुत रॉकेट उड़ाए। ठीक, या फिर आपने देखा होगा मूवीज में गन एंड बुलेट, ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। आप बंदूक को ट्रिगर, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर ही बोलते हैं ना, तो ट्रिगर जैसे ही दबाते हैं वैसे क्या हो जाता है, वहां पे जो गन पाउडर होता है उसका कार्टिलेज जो होता है वो क्या कर जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है, इसलिए बुलेट आगे निकलती है, उसको धक्का मारता है। ठीक है, समझ में आया? या फिर हम बोलते हैं कि मैन एंड बोट वाला, मैन एंड बोट, जैसे अगर आदमी कूदा और तो बोट पीछे चली जाती है, आदमी सामने चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है एक्शन रिएक्शन के जो हम रोज इसमें देखते हैं। पर क्या एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे लगती है? नहीं, हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। इसीलिए एक्शन रिएक्शन ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो है ना, कि नहीं है? वो बैलेंस फोर्स नहीं है। सो एक्शन रिएक्शन आर नॉट बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्सेस ये नहीं है। बैलेंस फोर्सेस नहीं है इसका मतलब क्या है कि जब भी ये बॉडी पे लगेंगे, बैलेंस फोर्स लगेंगे, तब नलीफाई नहीं हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि एक्शन रिएक्शन है लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज पे है, तो जैसे अगर कोई किताब, कोई ये बुक है, जो कोई ऑब्जेक्ट है जो जमीन पे रखा गया है यहां पर, तो क्या होगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट जमीन पे लगेगा और रिएक्शन ऊपर में लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो ये एक सेम बॉडी पे लगने वाला फोर्स हमने देखा, तो ये बैलेंस फोर्स है।
लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर बैलेंस नहीं होगा। मतलब ये बुक जमीन को प्रेस करेगा, राइट, और जमीन इसको, समझ में आया? तो इस बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है ना, ये, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये जो एग्जांपल है ना, इसमें इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, पर ये कौन सी केस है ना, यहां पर हमें, सो हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, जहां हम बोल रहे हैं कि नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। जैसे अगर एक नेल आपको वॉल में स्ट्राइक करना है, तो ऑब्वियसली आप जब हैमर से उसको स्ट्राइक करोगे तो दीवार पक्की चाहिए, सस्पेंडेड वॉल, ऐसे लटकती हुई दीवार में आप लोग नहीं कीला ठोक सकते। पेपर को आप सिंगल ब्लेड के मदद से विदाउट दूसरे हाथ में पकड़ते हुए, मतलब ऐसा फ्लिपिंग पेपर है, लटक रहा हुआ तैरता हुआ पेपर है, उस पर आप कट करने की कोशिश करोगे तो पेपर भी नहीं कट होगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि देर इज नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं है, राइट। ऐसा हवा में नेल आप ठोक नहीं सकते। देन राइटिंग ऑन हैंगिंग पेज इज इम्पॉसिबल। जैसे लटकते हुए पेज पे आप कभी कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बेस स्ट्रांग चाहिए, कुछ रिएक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। मैं अगर यहां पे कुछ लिख रहा हूं तो ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड रिएक्शन दे रहा है और मेरा पेन एक्शन कर रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? हिटिंग स्पॉन्ज डज नॉट प्रोड्यूस रिएक्शन। अब एक स्पॉन्ज है, मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं देगा। मतलब आप बढ़िया बॉक्सिंग सीखना चाहते हो, लेकिन आप एक सॉफ्ट कुशन से आप बॉक्सिंग कर रहे हो, तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको हिट करने जैसा फील ही नहीं आएगा उसमें, बिकॉज देर इज नो रिएक्शन। बिकॉज स्पॉन्ज एकदम मुलायम होता है, तो आपका हाथ स्पॉन्ज के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और जहां पर रिएक्शन नहीं मिलेगा वहां पे एक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लगेगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर क्या है कि फोर्स, हमने देखा है सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। इसका मतलब क्या है कि जब फोर्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि टाइम इधर आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी एफ, मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम है, मतलब कुछ चेंजेस हुए ही नहीं। मास इनटू वेलोसिटी पहले भी उतना ही था, मास इनटू वेलोसिटी बाद में उतना ही था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, ये आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि if a force applied on the body, if the force applied on the body is zero, then its momentum will be कंजर्व। बच गया ना उसका मोमेंटम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लॉ ऐसे सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है जिसका सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है।
तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 0, देन द मोमेंटम विल बी कंजर्व. मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम है. तो आप क्या करोगे, हर जगह पर आपको कांस्टेंट मिलेगा, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम. समझ में आया? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो जितने भी मोमेंटम आएंगे उनको अगर मैं ऐड करूँ, है ना, ये वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी. ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. समझ में आया? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ऐसा एक नोट करके लिख सकते हैं कि इफ ओनली internal forces are acting on the system, internal forces are acting on the system, then its linear momentum is conserved. रेड रेड हो गया. ठीक है, यहां पे मैं ब्लैक से लिख देता हूं. सो इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी, यहां पे लिखता हूं मैं, मोमेंटम कंजर्व कब होगा? अगर कोई पार्टिकल 20 की स्पीड से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी 20 है इनिशियली, मास तो उतना ही रहेगा, तो कभी भी ये वेलोसिटी कम या ज्यादा नहीं होगी. मतलब जितना उसका पहले मोमेंटम था, मास इनटू वेलोसिटी, उतना ही उसका मोमेंटम बाद में भी रहेगा. तो कंजर्व ही हुआ ना, जब तक फोर्स नहीं लगेगा. अगर सपोज इस पे फोर्स लग गया, फोर्स अप्लाई किया इसने, ये पहले इसकी इनिशियल स्पीड थी 20, यू बोल देता हूं इसको, 20 मीटर पर सेकेंड, और जैसे इसको पुश किया गया, फोर्स लगाया गया, उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर क्या हो रहा है? मोमेंटम बढ़ गया, चेंज हुआ. तो चेंज जब भी होता है ना, तो हम बोलते हैं कि मोमेंटम चेंज हो रहा है. समझ में आया आपको? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर हम लोग थर्ड लॉ से देखें, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखें, सिस्टम देखें, तो उसमें कैसा होगा ये हम जानते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स बनते हैं, देखते हैं आप. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर